दरभंगा ब्लास्ट मामले में तैयबा से जोड़े जा रहे तार, दोनों आतंकियों की पटना सिविल कोर्ट में पेशी। पूर्व विधायक महेश्वर सिंह आरजेडी का थामेंगे दामन, राबड़ी आवास में होगा शपथ समारोह, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद। बीजेपी विधायक से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के बयान से आलाकमान हुए नाराज, बीजेपी विधायक के बयान से नाराजगी, बीजेपी ने ज्ञानू को किया दिल्ली तलब। भारत बायोटेक ने जारी किए फाइनल ट्रायल के नतीजे, कोरोना पर कोवैक्सीन 77.8% प्रभावी, डेल्टा पर भी 65.2% असरदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। राबड़ी आवास पर पूर्व विधायक ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ही पार्टी की सदस्यता पूर्व विधायक को दिलाई है और इस मौके पर महेश्वर सिंह ने कहा कि जिस तरीके से बिहार के सुशासन बाबू सरकार चला रहे हैं, जल्दी ही गिर जाएगी, क्योंकि बिहार में अफसरशाही की सरकार है, या मंत्रियों की भी कोई नहीं सुनता। महेश्वर सिंह का यह भी कहना है कि मंत्री जनता और सरकार के बीच की कड़ी है और अगर उनका ही कोई नहीं सुनेगा तो उसे सरकार का चलना उचित नहीं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता उत्कर्ष पटना से जुड़े हैं। उत्कर्ष, पूर्व विधायक ने अब आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, भूचाल अब सत्ता पक्ष में देखने को मिलेगा। बिल्कुल ऋतिक, जो पूर्व विधायक थे, जेडी के करीब 10 साल जेडी से विधायक रह चुके हैं, वो आज राजद की सदस्यता ग्रहण करते हैं। माननीय जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, उनके समक्ष उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है और तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि इनके आने से पार्टी में मजबूती जरूर बढ़ेगी। और साफ तौर पर महेश्वर सिंह का भी कहना है कि जिस तरीके से बिहार में अफसरशाही चल रही थी, हम नेता प्रतिपक्ष के साथ मिलकर अब नए बिहार की रचना करेंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। यानी कि नया बिहार बन ही जाएगा क्या? जो बयान तेजस्वी यादव ने दिया था सरकार गिराने की बात, अब दिख रहा है, शायद ये तस्वीरें बता रही हैं। जी बिल्कुल ऋतिक, हमने पहले भी कहा है कि परसों सिल्वर जुबली जरूर है, लेकिन जिस तरीके से विधायक अब राजद में आ रहे हैं, कहीं ये गोल्डन जुबली ना बन जाए तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि इनका जो बात है वो कहीं ना कहीं अब धरातल पर जरूर उतर रहा है। ऋतिक बिल्कुल। उत्कर्ष, एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। राबड़ी आवास पर आप इस वक्त मौजूद थे, क्या कुछ वहां पर अभी आलम देखने को मिल रहा है? क्या कुछ बातें की गई है आपसे? आपने बात भी की है उनसे, पूर्व विधायक से, क्या कुछ कहना है उनका? जी बिल्कुल ऋतिक, पूर्व विधायक का साफ तौर पर एक ही बयान है कि बिहार सरकार जो है अब अधिकारियों की सरकार है, ना कि मंत्रियों की सरकार है, क्योंकि मंत्री जनता और सरकार के बीच की कड़ी है। अगर उनका ही बात कोई नहीं सुनता है तो बिहार सरकार कब तक चलेगी? इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने भी साफ तौर पर कहा है कि बीते दिन जब बात सामने आ गई है कि मानसून सत्र जुलाई से शुरू होने वाला है, 5 दिन का मानसून सत्र होने वाला है, जिसको लेकर अब नेता प्रतिपक्ष ने बयान दे दिया है कि हमने पहले कहा था कि हम सदन को बाइकाट करेंगे और हम अपने जितने भी समर्थन दल हैं उनसे बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस के समक्ष ही काला कानून पुलिस का पेश किया गया, उसको लेकर अब हम बात करेंगे, उसके बाद ही हम विधानसभा जाएंगे। बिल्कुल, पुलिस विधेयक पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर हम बात कर लेते हैं अभी की, पूर्व विधायक ने जो आज सदस्यता ग्रहण की है, इसके बाद भी सामने ये आ रहा है और कांग्रेस का भी दावा है कि 6 विधायक 6 मंत्री सत्ता पक्ष के अभी भी संपर्क में है राष्ट्रीय जनता दल के। जी बिल्कुल, हमने पहले भी कहा था कि जो विधायक और मंत्री हैं अब छूट सकते हैं, क्योंकि सरकार जो है वो अस्थिर नहीं होने वाली है बिहार की। 2 दिन बाद सिल्वर जुबली भी है राजद की, और उसके तहत कहीं ना कहीं ऐसा जरूर लग रहा है कि अब जो विधायक है जो सत्ता पक्ष में है वो कहीं अब विपक्ष के साथ आ सकते हैं, क्योंकि जो मंत्री है वो भी सामने आके बयान दे रहे हैं। जेडीयू के जो विधायक है, माफ करें, बीजेपी के जो विधायक है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, उन्होंने भी सरकार पर अब इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब जो फूट है सरकार में सामने दिख रही है। बिल्कुल, और ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की बात है तो उनको भी ये भी कहा जा रहा था और ये भी विपक्ष का दावा था कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का भी नाम है जो आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन आज उनको दिल्ली तलब किया गया है, आलाकमान ने उनको तलब किया है। जी बिल्कुल, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बीजेपी के कद्दावर नेता रह चुके हैं और साफ तौर पर जब उनको बीजेपी की गलतियां सामने नजर आती हैं या सत्ता पक्ष की, तो हमेशा आवाज उठाते हैं। कहीं ना कहीं इसको लेकर अब जो हाई कमान है वो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को दिल्ली बुला रही है। देखना यह होगा कि वहां से लौटने के बाद क्या वो बीजेपी में ही रहते हैं या फिर राजद के सिल्वर जुबली को गोल्डन जुबली बनाते हैं। बिल्कुल, और अगर राजद का अगर बात करें तो राजद की 5 जुलाई को सिल्वर जुबली बनने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है उत्कर्ष, आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे, लालू यादव के बाहर आने के बाद से, जब से वो जेल से बाहर आए हैं और नेता प्रतिपक्ष के साथ हैं,
ऐसा लग रहा है कि बिहार की सरकार गिराने के लिए जो बातें उन्होंने कहीं ना कहीं आवाज लालू यादव की है। जी बिल्कुल, जो जब से जो राजद के सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव वो जेल से बाहर आए, उसके बाद जो हलचल है वो सबसे ज्यादा हो गई है। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव में भी जो अब डर था पहले कि पिता नहीं है बाहर, अब पिता खुद बाहर है, तो बेटे को किस तरीके का डर होगा, इसलिए उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं एक नेता के साथ बेटा भी हूँ, बेटा का मैंने फर्ज निभा लिया, अब मैं नेता का फर्ज निभा रहा हूँ। और एक तरफ जब राजद के विधायक ही कहते हैं कि हो सकता है जरूर कि लालू प्रसाद यादव पटना है, तो कहीं ना कहीं अब बात सब घूम फिर के एक ही जगह पर रही है कि अब सत्ता परिवर्तन हो सकता है। बिल्कुल उत्कर्ष, ये बात भी लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से सामने आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली से तेजस्वी को कमांड मिल रहा है, जो काम अभी तेजस्वी कर रहे हैं, जो बयान तेजस्वी दे रहे हैं, वो दिल्ली से उनको मिल रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो बिहार की सियासत में सबसे बड़ा हाथ है वो लालू प्रसाद यादव का है, क्योंकि कई साल वो बिहार का सत्ता संभाल चुके हैं। सिर्फ वही नहीं, उनकी माता श्री तेजस्वी यादव की राबड़ी देवी जो है वो भी बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी है। तो कहीं ना कहीं सत्ता का जो समझ है वो जरूर दिल्ली से सामने आ रहा है, जो तेजस्वी यादव अब जनता तक ले जा रहे हैं। नीतिक, बिल्कुल उत्कर्ष, चलिए एक जानकारी आपसे और जानना चाहेंगे। सीएम नीतीश कुमार भी अब दिल्ली से वापस पटना लौट गए, बिहार आ गए हैं और बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि जनता दरबार के मुआयने पर सीएम नीतीश निकले हैं और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे, आप हमारे साथ। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली से लौटने के बाद पहली बार सीएम नीतीश जो है वो जनता दरबार के मुआयने के लिए निकले हैं, लोगों से मिलने निकले हैं। चलिए उत्कर्ष, इस सवाल का भी जरा हम आपसे जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि आज सीएम जनता दरबार का मुआयने पर निकले हैं। एक तरफ पार्टी की सदस्यता उधर हो गई, दूसरी तरफ अब नीतीश कुमार सड़कों पर उतरे हैं। जी बिल्कुल ऋतिक, एक तरफ जब सत्ता परिवर्तन की जो होड़ फोड़ चल रही है, इसी बीच नीतीश कुमार अपना आंख का ऑपरेशन करा के पटना लौटे हैं और आज कोई सुरक्षा के बिना सुरक्षा घेरा वो लेके आज गए थे जो नया जनता दरबार बनाया जा रहा है सीएम का, उसका निरीक्षण करने के लिए। पर दूसरी तरफ उसको लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर नेता विपक्ष ने भी एक सवाल खड़ा कर दिया, कहा कि जब एक तरफ जनता दरबार पहले से ही था तो नई जनता दरबार की क्या जरूरत, और मुख्यमंत्री को जनता दरबार की क्या जरूरत है कि वो जनता के बीच आसानी से जा सकते हैं, वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो जनता की सेवा के लिए बने हैं, तो जनता के बीच जाने में दिक्कत क्या है। जब सीएम ने जनता दरबार लगाया है तब लोगों ने अपनी बातें कही और उसका सम्मान भी हुआ है, और अब जनता दरबार भवन का उन्होंने मुआयना किया है। क्या ये विपक्ष भी कह रही है कि इसकी जरूरत है क्या? अगर आपको जनता से मुखातिब होना है तो आप अपने आवाज पे भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल ऋतिक, ऐसा ही साफ तौर पर नेता विपक्ष कह रहे हैं, जनता है तो अपने आवाज पे मिल सकते हैं, जनता के बीच भी जा सकते हैं। और ये जो कंस्ट्रक्टिव मुख्यमंत्री नहीं है, ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन कराते हैं, ये बिहार के कंस्ट्रक्टिव मुख्यमंत्री नहीं है, ऐसा नेता प्रतिपक्ष का बयान भी सामने आया है। बिल्कुल, तेजस्वी का ये कहना है कि कंस्ट्रक्टिव मुख्यमंत्री नहीं है सीएम नीतीश, तो फिर कैसे मुख्यमंत्री है सीएम नीतीश? ये लगातार तो बात तेजस्वी कह रहे हैं। जी उत्कर्ष, सवाल। जी ऋतिक, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष का बयान अभी सामने आया है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास पहले से ही एक जनता दरबार है, उनके आवास के अंदर ही बना हुआ है, फिर दूसरे जनता दरबार है उसकी जरूरत क्या हुई, इसको लेकर साफ तौर पर इनका बयान आया है कि क्या जरूरत है। जब बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो जनता के बीच जाने में क्या है, नया जनता दरबार बनाने से कुछ नहीं होगा, कंस्ट्रक्टिव मुख्यमंत्री बने, कंस्ट्रक्शन ना कराएं। ऋतिक, बिल्कुल, और ये लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं, तंज भी कस रहे हैं। एक सवाल आपसे उत्कर्ष ये भी जानना चाहेंगे, जब दिल्ली से सीएम नीतीश लौट चुके हैं, उन्होंने भी कहा है कि जब वो दिल्ली गए थे तो उनकी कोई मुलाकात ऐसी कुछ नहीं हुई, अपने इलाज के लिए गए, वो जब वापस लौटे हैं उसके बाद से क्या उधर से कोई अंदेशा मिला है क्या उन्हें कोई बात मिली है दिल्ली सरकार से या केंद्र सरकार से? जिस तरीके से जब वो गए थे तो कयास ये लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात हो सकती है, लेकिन जब उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया, उनका ऑपरेशन हुआ, तो ये चीजें भी टल गई। लेकिन कहीं अंदर खेमे से बात सामने निकल के आ रही है कि आरसीपी सिंह से बहुत ज्यादा नाराज चल रहे हैं मुख्यमंत्री। आरसीपी सिंह का खेमा एक अलग बन सकता है, क्योंकि जितने विधायक हैं उससे आधे विधायक वो आरसीपी सिंह के समर्थन में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोजपा में टूट हुई थी, अगर कुछ दिक्कतें आई तो ऐसा जेडीयू में भी फूट आ सकता है। बिल्कुल, और ये सवाल लगातार लोग पूछ रहे हैं और ये विपक्ष भी कह रहा है कि आखिर जनता दरबार भवन का निर्माण क्यों, सचिवालय में के अंदर इस भवन का निर्माण क्यों? बिल्कुल, और ये तमाम जानकारी के लिए उत्कर्ष बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें आपको कि आज सीएम नीतीश जनता दरबार भवन का मुआयना करने निकले थे। सचिवालय के अंदर जनता दरबार भवन को बनाया जा रहा है और मुख्यमंत्री के मुआयने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी तंज कस दिया। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कंस्ट्रक्टिव मुख्यमंत्री नहीं है।
अब मुख्यमंत्री जी खाली कंस्ट्रक्शन ही कराते हैं, कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करते, जनता के प्रति कोई काम नहीं करते। एक भी तस्वीर आम बिहारी के साथ, ग्रामीणों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ मिलते हुए है मुख्यमंत्री जी का आज के दिनों में। जब गांव देहात जाते हैं तो पूरा घेरवा करके जाते हैं, किसी लोगों से संपर्क है? हाँ, घिरे हुए रहते हैं अधिकारियों के बीच। और क्या क्या भवन नहीं बन गया मुख्यमंत्री आवास में, उसका क्या उपयोग किया आज तक और उसका नतीजा क्या निकला? अरे तो जनता दरबार तो बना ही हुआ है, दरबार क्या लगाना है? आप जनता के बीच जाइए, मुख्यमंत्री हैं, भले ही चोर दरवाजे से आए लेकिन जाइए जनता के बीच। गांव की स्थिति देखिए, किसान मर रहा है। चलिए तो बढ़ते अगली खबर की तरफ। और एलजेपी सांसद महबूब अली कैसर का विरोध किया गया है। चिराग के समर्थकों ने सांसद को काला झंडा दिखाया है। बड़ी खबर सामने आ रही, लोजपा की तरफ से प्रदर्शन के सामने हंगामा जताया है। 3 दिवसीय दौरे पर खगड़िया पहुंचे सांसद। तो आपको बता दें कि महबूब अली कैसर सांसद हैं, उनके खिलाफ जो है लोगों ने आज काला झंडा दिखाया है। प्रदर्शनकारियों ने काफिले पर हंगामा किया, उसके खिलाफ जाकर चिराग का समर्थन नहीं करने का विरोध किया। यानी कि जो चिराग गुट के समर्थक हैं, चिराग गुट के कार्यकर्ता है, नेता है, उन्होंने सांसद का विरोध किया है। 3 दिवसीय दौरे पर खगड़िया पहुंचे हैं सांसद महबूब अली कैसर और इस दौरान उनको काला झंडा दिखाया गया है। एलजेपी सांसद महबूब अली कैसर का विरोध खगड़िया में किया गया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही खगड़िया से। चिराग के समर्थकों ने सांसद को काला झंडा भी दिखाया है। आपको बता दें कि पारस गुट के बिल्कुल और पारस गुट के आपको बता दें इस खबर में पारस गुट की बात जो सामने आई थी, उनको महबूब अली कैसर ने समर्थन भी दिया, जिसके बाद चिराग का समर्थन नहीं करने का विरोध लोगों ने जताया। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हैं। अभिषेक, एक सवाल है आपसे। लोजपा में टूट के बाद लगातार 2 गुट के नेता बन गए हैं, एक पारस गुट और एक चिराग गुट। अब पारस गुट के जो नेता जाते हैं, चिराग गुट वाले हमला कर देते हैं। बिल्कुल काला झंडा दिखाया गया है। खगड़िया उनका जो लोकसभा क्षेत्र है, वहां से चुनकर आते हैं महबूब अली कैसर। और महबूब अली कैसर को लेकर चिराग पासवान के समर्थकों में या फिर यूं कहे कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। और महबूब अली कैसर खगड़िया पहुंचे थे, उनको काला झंडा दिखाया गया, उनके काफिले को रोकने की कोशिश हुई है और उनके सुरक्षा बलों ने जैसे तैसे उनके काफिले को आगे बढ़ाया है। तस्वीरों में साफ तौर पर ये नजर आ रहा है। और ये पहला मामला नहीं है कि विरोध हुआ है। आपको याद होगा जब पशुपति कुमार पारस भी पटना पहुंचे थे, इससे पहले जब रातों रात ये पूरा खेल हुआ था और उसके बाद पशुपति कुमार पारस पटना पहुंचे थे, महबूब अली कैसर पटना पहुंचे थे, तो उनको काले झंडे दिखाए गए थे। महबूब अली कैसर को ये दूसरी बार काला झंडा दिखाया गया है, क्योंकि तब पशुपति कुमार पारस के पटना पहुंचने से पहले महबूब अली कैसर ही पारस गुट के वो नेता थे जो पटना पहुंचे थे पहले, और उनको एयरपोर्ट पर काले झंडे दिखाए गए थे। लोक जनशक्ति पार्टी दफ्तर के आसपास काले झंडे दिखाए गए थे। तो पहली बार नहीं है और इससे स्पष्ट होता है कि नाराजगी तो है चिराग पासवान के समर्थक। एक सवाल का जवाब अभिषेक, एक सवाल का जवाब जानना चाहेंगे आपसे। आशीर्वाद यात्रा नजदीक है, 5 जुलाई को आशीर्वाद यात्रा निकालने वाले हैं चिराग पासवान। इससे पहले काला झंडा दिखाना पारस गुट के नेताओं को यह दर्शा रहा है कि बिहार में आशीर्वाद यात्रा को मुकम्मल किया जाएगा चिराग के समर्थकों के द्वारा। बिल्कुल, वैसे भी कहा जा रहा है कि 15 चिराग पासवान का भारी है और आशीर्वाद यात्रा में अगर उनको या के नेता हुए हैं जी अगर और यात्रा हिट शो साबित होती है तो जाहिर तौर पर पारस गुट की मुश्किलें और बढ़ेगी, पारस गुट की टेंशन और बढ़ेगी। और पहले ही आप तस्वीर देख रहे हैं कि काले झंडे दिखाए जा रहे हैं जब वो अपने क्षेत्र में जा रहे हैं महबूब अली कैसर को, तो जाहिर तौर पर मुश्किलें अभी बढ़ी हुई हैं पारस गुट की। और लगातार अपने पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं, बैठक तो नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, चलिए बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि एलजेपी सांसद खगड़िया में एलजेपी सांसद महबूब अली कैसर के को जो काला झंडा दिखाया गया चिराग के समर्थकों के द्वारा। आपको बता दें कि लगातार तीसरी बार है जब महबूब अली कैसर को काला झंडा दिखाया गया। प्रदर्शनकारियों ने काफिले के सामने ही हंगामा किया है। चिराग गुट के जो समर्थक है, नेता कार्यकर्ता, उन्होंने लोजपा सांसद महबूब अली कैसर के
काफिले के सामने हंगामा किया है और संगठन को धारदार और मजबूत बनाने को लेकर बिहार प्रदेश जदयू सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष पप्पू कुशवाहा कटिहार पहुंचे, जहां सेवा दल से जुड़े नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष पप्पू कुशवाहा ने जिला अतिथि गृह में जदयू सेवा दल से जुड़े नेताओं के साथ एक बैठक की। जदयू सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष पप्पू कुशवाहा ने कहा कि सेवा दल जदयू पार्टी का कवच है। सेवा दल के कार्यकर्ता पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने का काम करेगी। तो कटिहार में आज प्रदेश अध्यक्ष वहां पहुंचे थे, जदयू सेवा दल की बैठक बुलाई गई और जदयू सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष पप्पू कुशवाहा कटिहार पहुंचे, जहां पर उन्होंने आज एक बैठक बुलाई जिसमें तमाम सेवा दल के कार्यकर्ता नेता मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा पार्टी के संगठन को। तो सेवा दल जदयू पार्टी का कवच उन्होंने यह भी कहा है और सेवा दल के कार्यकर्ता पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने का काम करेगी। ये बात प्रदेश अध्यक्ष पप्पू कुशवाहा कह रहे हैं, जो कि जदयू सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। देखिए, सेवा दल का काम है कि पार्टी का जितना भी कार्यक्रम हो उसको सुचारू रूप से सफल बनाना। इसी कड़ी में आज हम बिहार दौरा पे 15 दिन से लगातार हर जिला का भ्रमण कार्यक्रम लगाए हुए हैं, जो कटिहार में पहुंचे हैं और सेवा दल भीतरघातियों का पता करेगा। और दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी। उत्तर प्रदेश के शामली से 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद एनआईए की टीम उन्हें पटना लेकर पहुंची और दोनों आतंकियों को पटना सिविल कोर्ट में पेशी किया गया है। आपको बता दें कि एनआईए की टीम ने यूपी के शामली से बीते दिन 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इससे पहले भी हैदराबाद से 2 आतंकियों की गिरफ्तारी की गई थी, जिन्हें एनआईए ने पटना लाकर सिविल कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उन्हें 7 दिनों के रिमांड पर बेऊर जेल भेजा गया है। और इसी कड़ी में बीते दिन उन्होंने यूपी के शामली से 2 अन्य संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद से उन्हें पटना सिविल कोर्ट लाया गया, वहां उनकी पेशी हुई। इससे पहले एटीएस कार्यालय उनको लिया गया, जहां उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद उन्हें सीधा पटना सिविल कोर्ट लाया गया, जहां पर उनकी पेशी हुई। तो एनआईए की टीम पटना एयरपोर्ट पर लेके पहुंची। इस तस्वीरों को भी हम आपको दिखा देते हैं। इस तस्वीर में देख सकते हैं एनआईए की टीम दोनों को यूपी के शामली से गिरफ्तार करने के बाद पटना पहुंची। पटना के एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों आतंकियों को लेकर आया गया है। और बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने जमकर कहर बरपाया और अंधाधुंध गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। उक्त घटना में जहां एक युवक की मौत हो गई, तो वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज विभिन्न निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। घटना सदर अनुमंडल क्षेत्र के नगर थाना क्षेत्र स्थित सुभाष चौक की है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने घंटों NH 31 को जाम रखा और जमकर हंगामा किया। लड़का लोगों को इसका डांस किया है क्या आजकल कैसे घटना घटी हम लोग भी सुने। कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग घायल हैं? 1 आदमी की मौत हुई है, अमित कुमार का, एक और अंशुमन घायल है, जो इलाज चल रहा है। रोड जाम किया गया था, रोड जाम उसको करके दिलवा दिया गया पोस्टमार्टम। और धनबाद में बाइक सवार 6 नकाबपोश अपराधियों ने धरने पर बैठे मजदूरों के सामने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। फायरिंग होते ही मजदूर इधर उधर भागने लगे, तो वहीं ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के कर्मियों के साथ भी मारपीट की गई। घटना की सूचना मिलने पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से 3 खोखा को बरामद किया है। तो वहीं मजदूरों से घटना की जानकारी भी ली जा रही है। तो धनबाद में धरना दे रहे मजदूरों के सामने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है और फायरिंग के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। धनबाद की यह खबर है, जहां धरना दे रहे मजदूरों के सामने फायरिंग की गई है। इस दौरान 6 नकाबपोश अपराधियों ने धरने पर बैठे मजदूरों के सामने फायरिंग की। फायरिंग होते ही मजदूर इधर उधर भागने लगे, तो वहीं ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के कर्मियों के साथ भी मारपीट हुई है।
घटना की सूचना मिलने पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से 3 खोखा को बरामद किया गया है। तो वहीं मजदूरों से घटना की जानकारी फिलहाल ली जा रही है। और धनबाद पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने 2 फर्जी पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया। आरोपी के दोनों पुलिस अधिकारी पुलिस की वर्दी पहनकर वाहनों से वसूली कर रहे थे। पकड़े गए युवक के पास से एक जिंदा कारतूस, एक पिस्टल और पुलिस के फर्जी आईडी कार्ड बरामद हुए हैं। दोनों युवक धनबाद के हीरापुर के रहने वाले हैं जो बलियापुर थाना क्षेत्र में वाहन जांच के नाम पर पैसा ले रहे थे। तो धनबाद में 2 फर्जी पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया जिनके पास से फर्जी आईडी कार्ड भी बरामद किया गया। वर्दी पहनकर वाहनों से उन पर वसूली करने का आरोप है। तो आपको बता दें कि अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्जियों को जो आरोप है उन पर कि दोनों पुलिस अधिकारी पुलिस की वर्दी पहनकर वाहनों से वसूली करते थे। पकड़े गए युवक के पास एक जिंदा कारतूस, एक पिस्टल और पुलिस के फर्जी आईडी कार्ड बरामद किए गए हैं। दोनों युवक धनबाद के हीरापुर के रहने वाले हैं जो बलियापुर थाना क्षेत्र में वाहन जांच के नाम पर पैसों की अवैध वसूली करते थे। धनबाद के बागमारा में भूमाफियाओं का हौसला 7वें आसमान पर है। एक ईंट भट्टा मालिक पर भूमाफिया का कहर देखने को मिला। पूरा मामला तोपचाची थाना क्षेत्र का है जहां एक भूमाफिया ने जमीन पर कब्जा करने के लिए डायनामाइट तक का प्रयोग कर डाला और एक चिमनी भट्टे को उड़ा दिया। सबसे बड़ी बात यह रही कि पुलिस को इसकी भनक तक नहीं। अब पीड़ित पुलिस से न्याय दिलाने की गुहार लगा रहा है। व्यास राय राजगंज के रहने वाले हैं और उनके ड्राइवर हैं सचिदानंद सिंह। उनके हाथ में राइफल भी था। वो क्या बोले कि हम उड़ाए हैं, यदि ज़्यादा तुम बढ़ेगा तो तुमको भी उड़ा देंगे चिमनी की तरह। व्यास राय हमको बोला और व्यास राय सचिदा सिंह जो राजगंज के रहने वाला है। भारत की देसी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के तीसरे और अंतिम चरण का ट्रायल पूरा कर दिया है और इसके बाद नतीजे भी जारी कर दिए गए हैं। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने कहा कि उसने कोवैक्सीन के लिए फाइनल फेज 3 के डेटा का विश्लेषण कर लिया है और इसकी कोवैक्सीन कोरोना के गंभीर मरीजों और डेल्टा वेरिएंट के मरीजों पर असरदार पाई गई। भारत बायोटेक द्वारा जारी ट्रायल के डेटा के मुताबिक फाइनल चरण के ट्रायल में देसी वैक्सीन कोवैक्सीन कोरोना के खिलाफ 77.8% प्रभावी है। तो वहीं दुनिया भर में नया टेंशन देने वाले खतरनाक डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ यह टीका 65.2% असरदार पाया गया है। बक्सर के डुमरांव में नगर परिषद की लापरवाही के कारण इलाके के काव नदी की बात कर ले और उस इलाके की कई अन्य जगहें हैं जो कि अब खंडर में तब्दील हो रही हैं। खंडर में इसलिए तब्दील हो रही हैं क्योंकि इलाके में कूड़े कचरे का ढेर लगा दिया गया है। स्थिति ऐसी है कि लोग उस स्थिति में भी रहने को मजबूर हैं। मॉर्निंग वॉक तक जाने को उनके पास साधन नहीं है क्योंकि इलाके में इस तरीके से गंदगी फैलाई गई है जो स्वच्छता भारत अभियान को मुंह चिढ़ा रहा है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। काव नदी डुमरांव की पहचान है, लेकिन आज ये अपनी पहचान खो रही है। वजह यह फेंका कूड़ा कचरा। कभी ये नदी इलाके की पहचान हुआ करती थी, लेकिन आज नगर परिषद की मनमानी के कारण ये अपनी अस्मिता तलाशने को मजबूर है। यहां के लोगों की माने तो नगर परिषद अपनी मनमानी की आड़ में न तो अपने विभाग के आदेश का पालन करता है, न ही राष्ट्रीय हरित अधिकरण के नियमों का पालन करता है। डुमरांव नगर काम नहीं किया।
सब काम नदी के सब काम। तो ई जैसे कब उठबो करेला ई का उठेला कब ना। कूड़ा खाली लाई के फेंका तो दूर होता है उठत नहीं से ना। तो ये तो रहलो मुश्किल हो गेल होई। हाँ बाकी भेज तो ही ये सही रहा मतलब बढ़िया जगह में लगा दो लोग बता रहा पूरा बीच में। आ ई जोन है एगो शौचालय बनल बा शौचालय नगर पालिका बनवाले नगर पालिका बनल बा आ कूड़ो एजे नगर पालिका फेंका होता। विभाग के आदेश के बाद भी नगर परिषद कूड़े को काव नदी और भोजपुर राजवह में फेंकते जा रहा है। इसके साथ ही उक्त स्थलों से निष्पादन की प्रक्रिया तक नहीं की जा रही, जिससे दोनों स्थलों का अस्तित्व विहीन होता जा रहा है। यहाँ के लोगों की माने तो पहले मॉर्निंग वॉक के लिए लोग उधर जाया करते थे, लेकिन नगर परिषद की लापरवाही और मनमानी का नतीजा है कि इस रास्ते से लोगों का आना जाना भी दुर्लभ हो गया है। डुमरांव शहर में तो अभी देख ही रहे हैं आप, पूरे तरह कूड़े का अंबार लगा हुआ है। कहाँ सफाई है? पूरे डुमरांव में जाइए तो नली गली का वही हाल है। स्वच्छता अभियान के तहत हमारी सरकार बहुत सारे बजट पास करती है, लेकिन उसके तहत अगर सब नगर पालिका या जो भी है काम करे तो हमारी शहर तो एकदम क्लीन रहेगा। लेकिन डुमरांव शहर की ये स्थिति है कि नहरों के किनारे अगर देखेंगे तमाम कूड़ा पड़ा हुआ है, और जो पीट बना हुआ था कूड़ा के लिए, जो कारपेंटर मशीन खरीद के आया है उसके लिए वो शोभा के लिए बना हुआ है। रही बात जो उसमें तमाम पैसे लगे हुए हैं, इसमें 48 लाख रुपए की लागत से ये लोग दिखा रहे हैं 48 लाख रुपए की लागत से बनी है, वो तो पैसा बर्बाद हो गया। अभी जैसा कि मामला संज्ञान में आया है, वहाँ कूड़ा जो था उसको हटाया जा रहा है। कल भी हटाया गया, जेसीबी लगाया गया था, आज भी हट रहा है। हम लोग इसको एक सप्ताह में हटवा देंगे। तो लोक शिकायत में एक आवेदन दिया गया था, एक प्रतिवेदन दिया गया था, जिसके जवाब में नगर परिषद द्वारा यह कहा गया कि वहाँ से कूड़े की सफाई करा दी गई है। तो इसका मतलब कि सर नगर परिषद द्वारा झूठा ये रिपोर्ट दिया गया। तो उस रिपोर्ट को देखेंगे, हम देखने के बाद बता पाएंगे। ऐसे कूड़ा को हटवाया जा रहा है और हटा दिया जाएगा वहाँ से। अब आरोप प्रत्यारोप को सुनकर तो बस आश्वासन के सिवा कुछ दिखता नहीं, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ये नदी कब तक विभागीय कार्य की सुस्ती से निजात पाती है और यहाँ के लोग पहले की तरह कब शुद्ध हवाओं में सांस ले पाते हैं। बक्सर से डीटीवी भारत के लिए सुमित कुमार पांडे की रिपोर्ट। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार। गरीबों को मिल रहा चावल और आटा, कितना सच है ये सरकारी डाटा। पेट नहीं रजिस्टर भरता है, थाली पर डकैती भला कौन करता है। राशन डीलर की मनमानी, आधी रोटी की पूरी कहानी।